तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नरहरी क्लासेस। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। हमने 3 एग्जांपल लिए थे और वो बेस्ट एग्जांपल थे। अगर वो आपको वीडियो देखना है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बट इस डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। एक वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट ये एक स्मॉल टॉपिक है और इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है वो पता करना है तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बहुत जरूरत है। जैसे कि हमने मास जो है उसका यूनिट क्या बताया था? केजी बताया था। जैसे लेंथ का यूनिट हमने बताया था मीटर, टाइम का यूनिट हमने बताया था सेकेंड, राइट। अब ये जो यूनिट्स होते हैं, अब यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट वन इज द एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकेंड वन इज द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड थर्ड वन इज द एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। बहुत ही इजी है इसको रिमेंबर करना। हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वन? देखिए यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज फॉर द लेंथ यूनिट। ठीक है, ये क्या है? लेंथ के लिए है। सेकेंड वन इज फॉर द मास यूनिट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज फॉर द टाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना है हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है, इसमें भी ये लेंथ के लिए होगा, फिर यहाँ पे मास के लिए, फिर यहाँ पे टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे लेंथ के लिए, मास के लिए एंड टाइम के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ एमकेएस में लेंथ जो है वो हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, मीटर उसका इनिशियल क्या है? एम है। ठीक है, मास हम इसमें किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, किलोग्राम। तो यहाँ पे इनिशियल क्या है? के है, तो यहाँ पे आ जाएगा के। और टाइम हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, सेकेंड्स में, तो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस आ जाएगा। सिमिलरली in a CGS unit we are using the distance or length in a centimeter. ठीक है, सेंटीमीटर। And for the mass we are using the unit that is a gram. We are measuring the mass in a grams in a CGS unit and time is in seconds. ठीक है, in FPS unit length will be measured in feet. Okay, feet, and mass is measured in pound. ठीक है, पाउंड्स, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड ओनली। ठीक है, तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए द टाइम इज मेजर्ड इन अ सेकेंड ओनली। ठीक है, ये 2 यूनिट्स हम रेगुलर यूज करने वाले हैं, इसकी जरूरत हमें अभी पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, रेगुलर में हम कौन से 2 यूनिट्स यूज करने वाले हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करने वाले हैं, दैट इज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब आपको सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स पता चल गई है। अगर अब हम कोई भी लेंथ अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम एक क्वांटिटी को जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है उस फिजिकल क्वांटिटी को एमकेएस से सीजीएस में कैसे लाना है? बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, आपको ये बातें समझ आ गई है। There are 3 types of system of units. First is MKS, second one CGS and FPS. ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है भाई? ठीक है, तो देखते हैं हमें। फर्स्ट यूज है उसका टू कन्वर्ट, क्या है? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system of unit to another. क्या है इसका यूज? टू कन्वर्ट अ वन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर हमें वो फिजिकल क्वांटिटी
एमकेएस में दी है तो उसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या फिर सीजीएस में दी है तो उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एफपीएस हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट दैट फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस, सीजीएस टू एमकेएस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल को देखने से पहले हम यहाँ पे उसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, वो कैसे होता है। वी हैव स्टोन ऑफ 4 kg। 4 kg मतलब क्या है, वहां पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 एंड देयर इज अ यूनिट, ठीक है, एक यूनिट है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। हमने पत्थर लिया है तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ये जो केजी है हमने ये एमकेएस में लिखा है, ठीक है, एमकेएस में, तो हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में। अब केजी लिया है तो उस पत्थर का एमकेएस से सीजीएस कन्वर्ट करें तो उसका वेट तो चेंज नहीं होगा ना, मतलब 4 kg मस्ट बी अ कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे 4 kg इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इनटू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को n लिख लेते हैं और यहाँ पे यूनिट को u, दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट। अब ऐसे कर सकते हैं हम n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, मतलब दिस इज अ सीजीएस एंड दिस इज अ एमकेएस, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, u को कम करना पड़ेगा सो दैट इट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट ना। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये जो यूनिट है उसको कम करना पड़ेगा सो दैट इट विल रिमेन अ कांस्टेंट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, 400 करेंगे, ठीक है, 400, तो केजी को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4000 करेंगे, केजी को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या है इसका 4000 ग्राम्स, ठीक है। अब हमने इसको सीजीएस में लिखा है तो 4000 ग्राम्स इज नथिंग बट द 4 किलोग्राम, इज दैट करेक्ट, राइट। तो हमें ये रिलेशन अभी याद रखना है, दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज नथिंग बट द कांस्टेंट, ठीक है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएंगे तो यूनिट कम करना पड़ेगा, या फिर यूनिट अगर बढ़ा रहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम। अब यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, मतलब यूनिट बढ़ा रहे तो ये जो है ये 4000 वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, वो न्यूमेरिकल आप पढ़िए, न्यूमेरिकल वहां पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया है स्टेटमेंट, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील इज 19 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर डाइन इज द, क्या दिया है उन्होंने, सीजीएस यूनिट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। डाइन क्या दिया उन्होंने, सीजीएस यूनिट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। अब देखो उन्होंने जो यंग्स मॉडुलस है उसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू 19 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उन्होंने दिया है, राइट। अब उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वो सीजीएस में, मतलब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। डाइन इज द सीजीएस यूनिट, ठीक है। अब ये जो टोटल यूनिट है उन्होंने दिया है, ये टोटल यूनिट दैट इज अ सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट, ओके। अब यहां पे देख लेते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम इसके यूनिट्स डिवाइड कर लेते हैं, न्यूटन को भी लिख लेते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 1 बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, केजी रेज टू 1, अब ये मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा यहाँ पे मीटर रेज टू -1 और सेकेंड रेज टू -2, ये बचेगा। अब 1 डाइन पर मीटर स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, अब डाइन को कैसे लिखना है, हमें सीजीएस यूनिट में लिखना है टोटली, ठीक है। केजी है तो वहां पे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है। मीटर है तो सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेकेंड को सेकेंड ही रहता है, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी, इनटू 1 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ग्राम रेज टू 1 इनटू सेंटीमीटर रेज टू -1 और सेकेंड रेज टू -2, ठीक है। यहाँ पे ये बचेगा।
मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू kg बाय ग्राम रेज टू 1 इनटू, ये क्या हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर रेज टू -1, राइट, और सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड रेज टू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम रेज टू 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर हो जाएगा ना, तो ये सेंटीमीटर में रेज टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 रेज टू 1 मतलब 1000, और यहाँ पे 100 रेज टू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा 10, ठीक है। मतलब क्या है इसका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये रिलेशन हमें मिल गया अभी, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमारे पास कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उन्होंने दिया है, वी हैव 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, देन हाउ मेनी डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर वी हैव, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मार्क ऐसा कैसा इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्रॉस में देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है और इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसका यूनिट भी क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, और इसका था डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट इसका कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिल जाता है दैट इज 19 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इन अ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 19 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम, सेकेंड यूज क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड यूज क्या है, ठीक है। सेकेंड यूज यहाँ पे है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो उसको हम जज कर सकते हैं वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है। उसको अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है वो बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड यूज क्या होगा, यहाँ पे मैं बता दूंगा। सेकेंड यूज यहाँ पे देखिए, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, ठीक है, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आगे लिख लेते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखो, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताते हुए बताया था कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है, मान लीजिए S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। दिस इज द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, आपको ये हुआ नहीं है, ठीक है, बट ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसकी पैरामीटर्स है, s इज द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, u इज द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, t इज द टाइम एंड a इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इज द एक्सेलरेशन। अब ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस के जो डायमेंशन होते हैं वो कैसे लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस के डायमेंशन आपको पता ही होंगे, क्या है, डिस्टेंस इज ओनली द मीटर, यूनिट क्या है उसका, मीटर है, मास है क्या उसमें, नहीं है, टाइम है, नहीं है, तो यहाँ पे m0 l1 t0 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू u इंटू टी। इसको कैसे लिख सकते हैं, u क्या है, u मतलब वेलोसिटी है, राइट, तो मीटर पर सेकेंड, तो ये टाइम का यूनिट सेकेंड, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m0 l1 t0 आ जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम के लिए सेकेंड स्क्वायर, तो ये सेकेंड कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डायमेंशन m0 l1 t0। ठीक है, मतलब जो इक्वल टू साइन है उसके लेफ्ट साइड में जो भी डायमेंशंस है दैट सिमिलर डायमेंशन मस्ट बी ऑन द राइट साइड। ठीक है, सो दैट वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। अगर यहाँ पे टाइम क्यूब हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, टाइम बढ़ जाता, तो यहाँ पे टाइम 1 आ जाता। ठीक है, तो ये एडिशन हम नहीं कर सकते थे, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन तभी कर सकते हैं तब उनके यूनिट सेम हो। ठीक है, और ये डायमेंशन भी अलग है, यूनिट अलग है तो डायमेंशन भी अलग हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर, राइट। तो थर्ड यूज है टू एस्टैब्लिश the relation to establish the relation between the different physical quantities। ठीक है, to establish the relation between the different physical quantities। अब देखो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी अगर डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो उन सब में रिलेशन क्या है वो हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है मेरे पास, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है, मैंने यहाँ से पेंडुलम छोड़ा तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या है, दैट डिपेंड ऑन द मास, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ द, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड कितना दिया, ये t दिया है, इज डिपेंड ऑन मास। ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर डिपेंड है, उन्होंने बता दिया है, दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, एंड उन्होंने दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसको नोटेशन लिख देते हैं, मास m से, लेंथ l से एंड g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम है t, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। अगर मास चेंज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ चेंज हो रही है तो वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू भी चेंज हो रही है, मतलब अर्थ से हम अगर मून पे चले जाए तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इनका रिलेशन कैसा होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लेंथ बढ़ रही है तो टाइम पीरियड घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, ये जो रिलेशन है दैट वी कैन फाइंड बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। अब वो डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखना है हमें। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड जो उन्होंने दिया है, दिस टाइम पीरियड मान लेते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास है। ठीक है, मास रेज टू ए, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ रेज टू बी, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g रेज टू c। ठीक है, इसको कंबाइंडली कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m रेज टू a, l रेज टू b एंड g रेज टू c। ठीक है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास रेज टू a, l रेज टू b एंड g रेज टू c, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखते हैं यहाँ पे इसको हम रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। t इज इक्वल टू, हम कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, k कांस्टेंट। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको हटाना है तो हम यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट मस्ट बी अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये कांस्टेंट जो होता है उसको कोई डायमेंशन नहीं है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे m रेज टू a, l रेज टू b एंड g रेज टू c। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बता सकता है टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं, मास होता है क्या, नहीं, लेंथ भी नहीं होती है, तो यहाँ पे m0 l0 t1, ठीक है, टाइम होता है। k के डायमेंशन कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे मास के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l0 t0 रेज टू a, ऐसे लिख सकता हूं मैं। लेंथ के डायमेंशन m0 l1 t0, राइट, रेज टू b। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, उसमें मास होता है क्या, नहीं होता है, मास नहीं होता है, लेंथ होती है और टाइम भी -2 होता है, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना एक्सेलरेशन,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्टेंस मतलब मीटर एल और ये टाइम रेज़ टू -2, तो ये सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, एम 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 इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, एम रेज़ टू ए, एम रेज़ 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, सी इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एल रेज़ टू, ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड होते चले जाएंगे, एल रेज़ टू 0 इंटू ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बी बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस सी भी आ जाएगा। आपको समझ रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एल रेज़ टू, ये पावर इसको देना है, फिर ये पावर इसको देना है, और ये पावर भी इसको देना है, और फिर इनका एडिशन करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर कोई भी चीज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उनके पावर का एडिशन होता है। ठीक है, एल रेज़ टू बी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए टी का क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू 0 इंटू ए 0 हो जाएगा, टी रेज़ टू 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, टी रेज़ टू -2 इंटू सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2c हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंबाइंड डायमेंशन आ गए। तो यहाँ पे क्या है, m0 l0 t1 है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर को कंपेयर कर लेते हैं, हम पावर को कंपेयर कर लेते हैं, मतलब ये 0 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, -2c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब -2c इज इक्वल टू 1। तो इसे c फाइंड कर सकते हैं, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, तो c को यहाँ पुट करेंगे तो b आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे a b c की वैल्यूज हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 0, b इज 1/2 एंड c इज द -1/2। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है कैसे कैसे आ गई। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि इनका रिलेशन कैसे आता है। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू k, ठीक है, m रेज़ टू a मतलब क्या है, मास रेज़ टू 0। ठीक है, ये 0 आ गई में, लेंथ रेज़ टू 1/2। ठीक है, b की वैल्यू 1/2 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज़ टू 1/2 -1/2। ठीक है, तो m रेज़ टू 0 क्या हो जाएगा, कोई भी क्वांटिटी है उसका अगर पावर 0 है तो उसको 1 लिख लेते हैं। सो t इज इक्वल टू k इंटू l रेज़ टू 1/2, यहाँ पे g रेज़ टू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, डिवीजन में माइनस है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, k √of l/g, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू k इंटू √of l/g। तो दिस इज द टाइम पीरियड रिलेशन विद द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास के साथ कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू k इंटू l/g। अब इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है दैट इज t इज इक्वल टू 2π √of l/g। ठीक है, ये जो कांस्टेंट k है ना, वो कैसे फाइंड करते हैं, बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके साथ हम ये k का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, वो k का वैल्यू आता है 2π। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा, और डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है। ठीक है, 3 यूसेज है, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करना है, अगर इस नए चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना है, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।